बैंगलोर, एक नाम, दो पहचान। कभी इसे कहते थे पेंशनरों का स्वर्ग, और आज ये है इंडिया की सिलिकॉन वैली। तो सिर्फ 35 सालों में ऐसा क्या हो गया कि बगीचों वाले बंगलों की जगह अब ऊंची ऊंची कांच की इमारतें खड़ी हैं? चलिए इस कमाल के सफर को समझते हैं। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो मॉडर्न इंडिया के बनने की कहानी है। ये बदलाव आया कैसे और क्यों, यही तो हमें समझना है। देखिए, यही तो इस कहानी का पूरा सार है। एक तरफ शांत सुकून भरा शहर, दूसरी तरफ भागता दौड़ता हाईटेक महानगर। पेंशनर्स पैराडाइज से सिलिकॉन वैली तक का सफर, आखिर ये हुआ कैसे? चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। एक ऐसा दौर जब एक बहुत बड़े फैसले ने इस पूरे बदलाव की नींव रखी, और वो था आर्थिक उदारीकरण। कह सकते हैं कि ये वो पहली चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये चिंगारी फैली कैसे? देखिए, 1991 में उदारीकरण ने विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। फिर 1994 में व्हाइटफील्ड में बना इंटरनेशनल टेक पार्क यानी आईटीपीबी, इसने ऑफिस स्पेस के लिए एक नया वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और बस इसी नींव पर इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में अपने बड़े बड़े कैंपस बनाने शुरू कर दिए। उस जमाने में बैंगलोर आज जैसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए, बड़े बड़े बंगले, खुली खुली सड़कें और कोरमंगला, इंदिरा नगर जैसे इलाकों में एक अलग ही सुकून था। पर हाँ, टेक माइग्रेंट्स की पहली लहर ने दस्तक दे दी थी और बदलाव की हवा बस चलने ही वाली थी। और फिर आया वो दशक 2000 से 2010, जब बेंगलोर ने मानो पंख लगाकर उड़ान भर ली हो। इस दशक में बदलाव की रफ्तार इतनी तेज हुई कि शहर का पूरा चेहरा ही बदल गया। नौकरियां, नौकरियां और बस नौकरियां। आईटी बूम अपने पीक पर था। देश भर से लोग बैंगलोर आने लगे। नतीजा, वो जो बंगलों का शहर था ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। और आउटर रिंग रोड, जो कभी शहर का किनारा हुआ करती थी, वो अब एक कमर्शियल हब बन गई, एक रीढ़ की हड्डी की तरह, जिसके दोनों तरफ मराठा हल्ली, बिल्लंदूर जैसे नए इलाके बसने लगे। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब शहर इतनी तेजी से फैलेगा तो जमीन तो कम होगी ही। इसका सीधा असर क्या हुआ? बैंगलोर ने अब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मतलब बंगलों की जगह अब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ने लेना शुरू कर दिया था। जरा सोचिए, सिर्फ एक एयरपोर्ट और उसने शहर का पूरा रियल एस्टेट मैप ही बदल कर रख दिया। 2008 में जब नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला तो नॉर्थ बैंगलोर, जिसे पहले कोई पूछता तक नहीं था, वो अचानक से एक प्राइम लोकेशन बन गया। तो अब तक शहर एक मेगा सिटी बन चुका था, और इतने बड़े शहर को संभालने के लिए अब जरूरत थी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की और सख्त नियमों की। ये था मैच्योरिटी का दौर। ये आंकड़ा देखिए, +15 से 20%। नम्मा मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं थी, ये तो एक इकोनॉमिक इंजन बन गई। जिन जिन इलाकों से मेट्रो गुजरी, वहां प्रॉपर्टी के दाम रातों रात 15 से 20% तक बढ़ गए। ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असली ताकत। और फिर आया रेरा। ये एक गेम चेंजर था। इससे पहले घर खरीदने वालों के पास कोई खास सुरक्षा नहीं होती थी, लेकिन इस कानून ने सब बदल दिया। इसने डेवलपर्स को जवाबदेह बनाया और खरीदारों को ताकत दी। मार्केट में एक जरूरी पारदर्शिता आई। रेरा और जीएसटी जैसे कानूनों का नतीजा ये हुआ कि मार्केट में भरोसा वापस लौटा। अब घर खरीदने वालों को ये यकीन हो गया कि उनका पैसा सुरक्षित है, और जो डेवलपर्स भरोसे के लायक नहीं थे, वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गए। और फिर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, शहर के अंदर शहर का। मतलब बड़ी बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, जहां आपके स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, दुकानें, सब कुछ वहीं होता था। अब घंटों ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं। ये एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट दुनिया बन गई। और अब आते हैं हम सबसे ताज़ा दौर में, 2020 से 2025 तक। इस दौर को शक्ल दी है दो बड़ी चीज़ों ने, एक ग्लोबल पेंडेमिक और दूसरा टेक इंडस्ट्री से पैदा हुई जबरदस्त दौलत। कोरोना ने हम सब के लिए घर की परिभाषा ही बदल दी। घर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रहा, वो हमारा ऑफिस भी था, बच्चों का स्कूल भी। इसीलिए अचानक से बड़े घरों, मतलब 3 BHK या उससे बड़े घरों की डिमांड बढ़ गई। होम ऑफिस अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन गया। और इसी वजह से कनकपुरा रोड और देवनहल्ली जैसे बाहरी इलाकों में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई। बैंगलोर में कितना पैसा बन रहा है, उसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। 5 करोड़ से ज्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स और बड़े टेक अधिकारियों के पास इतना पैसा आ गया है कि अल्ट्रा लग्जरी घरों की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये एक बिल्कुल अलग मार्केट बन चुका है।
तो भविष्य की बात करने से पहले चलिए एक नज़र में इस पूरी यात्रा को फिर से देख लेते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये टेबल देखिए, ये इन 35 इयर्स का पूरा निचोड़ है। हर दशक में एक ड्राइवर था जिसने शहर को एक नई दिशा दी। शुरुआत हुई उदारीकरण से, जिससे कोरमंगला में बंगले बने। फिर आया आईटी बूम, जिसने व्हाइटफील्ड में अपार्टमेंट्स खड़े किए। फिर आई कनेक्टिविटी, मतलब ओआरआर और मेट्रो, जिसने सरजापुर और बेल्लंदूर में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई। और आज लाइफस्टाइल और टेक की वजह से देवननल्ली में स्मार्ट लग्जरी विला बन रहे हैं। हर दौर ने शहर पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। तो सवाल यह है कि आगे क्या? भारत के सबसे डायनामिक रियल एस्टेट बाजार का भविष्य कैसा होगा? चलिए एक झलक देखते हैं। OD यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये बैंगलोर का भविष्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेट्रो स्टेशनों के आसपास ही ऐसे हब बनाना जहां आपके रहने, काम करने, शॉपिंग करने हर चीज की सुविधा हो। मकसद ये है कि लोगों को अपनी कार की जरूरत ही कम पड़े। और ये सारी चीजें मिलकर बैंगलोर को भारत का सबसे फ्यूचर रेडी रियल एस्टेट मार्केट बना रही हैं। एक ऐसा मार्केट जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो पेंशनरों के स्वर्ग से लेकर ग्लोबल टेक पावर हाउस तक का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बैंगलोर की कहानी तो आज भी लिखी जा रही है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे बैंगलोर अपना भविष्य बना रहा है, उसे अपने अतीत का कौन सा हिस्सा बचाकर रखना चाहिए? शायद विकास और विरासत के बीच यही संतुलन इसकी अगली सबसे बड़ी चुनौती होगी।